हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉमन जीएमपी डिफिशियंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसी कौन कौन सी डिफिशियंसी है जिसके वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर कंटामिनेशन हो सकता है या कोई भी इंप्योरिटी इंटर हो सकती है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, क्यूए डिपार्टमेंट में या आईपी क्यूए डिपार्टमेंट में, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉमन जीएमपी डिफिशियंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होने वाली डिफिशियंसी की, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट या हमारे जो भी हम टेबलेट बना रहे हैं, जो भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी इंटर हो सकती है, तो वो डिफिशियंसी जो है वो अलग अलग टाइप की है और काफी ज्यादा डिफिशियंसी है जिनके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई एसओपी नहीं है। बट वो कुछ ऐसे रीजंस है या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है तो उस वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी जो है वो इंटर हो जाती है। अभी तक फार्मा इंडस्ट्री जो है वो इस टाइप के जो ये प्रॉब्लम्स है उसके लिए अभी तक किसी भी टाइप की गाइडलाइन नहीं दे पाई है। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इंप्योरिटी इंटर होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं इक्विपमेंट की वजह से। कई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पर हमको रबर के जो गैस्केट्स होते हैं या उनका जो माउथ होता है जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को पैक करते हैं, वहां पर रबर की कॉइल लगी हुई होती है। ये रबर की कॉइल जो होती है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे टाइम निकलने के बाद काफी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि वाटर भी लगता है वहां पर। जब क्लीनिंग होती है तो वाटर की प्रेजेंस में भी वो आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है और कई बार उनको चेंज नहीं करा जाता है टाइम रहते। तो उससे ये होता है कि वो बाद में इंप्योरिटी बनकर हमारे प्रोडक्ट के अंदर धीरे धीरे इंटर होने लग जाते हैं। तो ये जो रबर के गैस्केट्स जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज होते हैं उनको फिर हमको टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी होता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा सामने आती है और इसकी वजह से हमारी इंप्योरिटी इंटर हो जाती है। दूसरी बात यह कि कई बार, अब मैं बात करता हूं कुछ पाइपलाइंस की। आपको जैसे पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस यूज होती हैं। इन पाइपलाइंस के अंदर वाटर का ट्रांसफर होता है कई जगह। अगर एपीआई इंडस्ट्री है तो कई पाइपलाइंस जो होती हैं वो एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, एल्कोहल या इनकी भी अलग अलग पाइपलाइंस होती हैं। तो इस वजह से कई बार ये जो पाइपलाइंस होती हैं इनका इंटरनल पार्ट जो होता है वो सही तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है और क्लीन नहीं होने की वजह से इन पाइपलाइन से इंप्योरिटी आती है और ये इंप्योरिटी जो है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है। तो इन प्रॉपर पाइपलाइन को क्लीन करने की अभी तक कोई सिस्टमेटिक गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके अलावा कई प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं या कई प्लास्टिक के पाइप्स भी होते हैं जिनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता है। खासकर प्लास्टिक के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनको स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और इनकी क्लीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से कई बार इंप्योरिटीज जो होती है वो इन कंटेनर्स के इंटरनल पार्ट या नीचे की तरफ जो होती है वो जम जाती है, या कई बार वाटर और डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी नीचे जम जाते हैं, जिससे कि उनके जो ट्रेस मटेरियल्स होते हैं वो बाद में हमारी ड्रग के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके अलावा कई बार इक्विपमेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज जो होती है प्रोडक्शन एरिया या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इंटर होती है। इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट जो नए होते हैं या जिनका भी यूज नहीं हो रहा है उनको स्टोरेज एरिया में रख दिया जाता है। उस स्टोरेज एरिया में जब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है तो कंटामिनेशन और फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इंटर कर जाते हैं और उस वजह से भी जब हम उसको यूज करने के लिए लाते हैं तो वो इंप्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि कई बड़ी बड़ी फिल्ट्रेशन असेंबलीज और मिक्सिंग असेंबलीज का हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर यूज होता है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर यूज होता है और इनको टाइम टू टाइम क्लीन किया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब इनको हम क्लीन करते हैं तो इनको हम एटमॉस्फेयर के स्टोरेज एरिया, मतलब खुले एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं। उससे होता यह है कि जब हम इसको खुले में रख देंगे तो फॉरेन की जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो इसके अंदर इंटर कर जाएंगी। फॉरेन मतलब बाहरी वातावरण में जितनी भी इंप्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो इनके अंदर इंटर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान तो रखते हैं, बट अब करें क्या, इनको सुखाना भी तो पड़ेगा। इनको एक प्रॉपर क्लीन आपने कर लिया है तो वो सब गीले हैं, तो गीले करने के बाद उनको सुखाना पड़ता है, तो सूखने के लिए उनको बाहर रख दिया जाता है, खुले में रख दिया जाता है, जिससे कि वो इंप्योरिटीज जो होती है, वो डस्ट होती है, वो उसमें चिपक जाती है। तो एक चीज ये होती है। दूसरी चीज ये कि कई बार जब इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर दिया जाता है तो उसको प्रॉपर लेबल नहीं किया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लीन है, ये इंस्ट्रूमेंट अनक्लीन्ड है। तो इस वजह से भी कई बार कह सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लीन और कौन सा क्लीन है कौन सा अनक्लीन है इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है और कई बार क्लीन की जगह अनक्लीन यूज हो जाता है। तो इस वजह से भी कई बार कंटामिनेशन और इंप्योरिटीज जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो जाती है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होने वाली और भी डिफिशियंसी की या जीएमपी डिफिशियंसी की, जिसकी वजह से
हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी जो होती है वो इंटर हो जाती है। तो बात करते हैं कंटेनर्स की। देखिए जो काफी ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि स्टोरेज एरिया के अंदर यूज होते हैं, तो इसमें भी इनकी वजह से भी कई बार इंप्योरिटीज जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो सकती हैं। जैसे कि कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको एक बार आपने यूज कर लिया तो उसको फिर आपको उस कंटेनर को आपको डिस्कार्ड करना होता है, उसको फेंकना ही होता है, क्योंकि उसके अंदर एक बार आपने यूज तो कर लिया तो उसके अंदर उस रॉ मटेरियल की ट्रेस मटेरियल बाद में भी प्रेजेंट रहते हैं, चाहे उसको आप कितना भी क्लीन कर लो। तो होता यह है कि कई बार उसको प्रॉपरली लेबल्ड ना होने की वजह से वो उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, जिस वजह से कई बार उसको रीयूज कर लिया जाता है। और पुराने जो आपने पहले, सीधी बात है, वो ट्रेस मटेरियल जो होंगे जब आप उसको रीयूज करोगे और कोई दूसरा इंग्रेडिएंट उस मटेरियल उस कंटेनर के अंदर डालोगे तो जो पुराना मटेरियल होगा उसके ट्रेस जो होंगे उस नए मटेरियल के साथ में मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से इंप्योर हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंटेनर्स होते हैं तो उसमें एक तो प्रॉपर लेबलिंग नहीं होती है कि इसको रीयूज करना है, किसको डिस्कार्ड करना है, क्या क्लीन है क्या अनक्लीन है, इससे पहले इसमें कौन सा प्रोडक्ट था। उसका रीजन एक तो यह है कि इंडस्ट्रीज करती नहीं है, कोई एसओपी नहीं बनाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जो लीड होती है, लीड का मतलब ये होता है कि जो आपका कंटेनर है जो पैक होता है तो वो एक लीड होती है, कह सकते हैं एक सील होती है, तो उस पर्टिकुलर सील के ऊपर आप लेबल लगाते हैं। कई बार उस लेबल, उस सील के अंदर, उस लेबल पे लिखा रहता है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, उसकी कंडीशंस, जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं वो भी मेंशन होती है। बट एक बार आपने वो सील तोड़ दी, वो लीड निकाल दी, तो फिर आप कंटेनर को देखोगे तो उसमें किसी भी टाइप का लेबल जो होगा वो नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो एसओपी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो एक डिफिशियंसी है ही, बट इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही रीजन है कि एक और कोई लेबल हो जो किसी और जगह पे लगाया जाए, जिसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सके और इसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको फिर से उसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में यूज किया जाए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब टेबलेट पंच होती है तो पंच के ऊपर लगता है लुब्रिकेशन। टेबलेट के जो पंचेस होते हैं, जो टेबलेट को कंप्रेस करते हैं, उनमें लुब्रिकेशन लगा होता है, जिससे कि टेबलेट जो है वो सीधे से पंच होने के बाद क्लियर हो जाती है, वो चिपकती नहीं है। ठीक है, तो ये जो लुब्रिकेशन का काम क्या होता है कि टेबलेट जब पंच होगी, पाउडर से जब पंच होकर टेबलेट में कन्वर्ट होगी तो वो उसके पंचेस में चिपकेगी नहीं, वो क्लियर हो जाएगी। तो लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है पंचेस के बीच में। तो होता यह है कि यहां पर कई बार क्या हमेशा का ये है कि पंचेस को, जो पंच में जो लुब्रिकेशन का यूज हो रहा है, जो लुब्रिकेंट लगा रहे हो आप, उसकी क्यूसी नहीं चेक की जाती कि वो प्योर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर ही पहले से कोई इंप्योरिटी है। मान लीजिए कि अगर उस लुब्रिकेंट के अंदर ही कोई इंप्योरिटी अंदर है तो आपकी सारी टेबलेट्स के अंदर वो इंप्योरिटी इंटर हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी अभी तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं है और ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी है कि जो लुब्रिकेशन यूज होता है उसका बिल्कुल भी क्यूसी नहीं की जाती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स का यूज होता है, वहीं क्यूसी के अंदर भी इक्विपमेंट्स का यूज होता है। तो यहां पर जो क्यूसी होता है वो अपने इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनाता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो अपने इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनाता है, और एक कंबाइंड इक्विपमेंट की लिस्ट कभी नहीं होती है जो प्रोडक्शन और क्यूसी, मतलब उस लिस्ट को पढ़ के हमको पता चल जाए कि प्रोडक्शन में कितने इक्विपमेंट है और क्यूसी के अंदर कितने इक्विपमेंट है। इसकी कंबाइंड लिस्ट नहीं अवेलेबल होती है। प्रोडक्शन अपने इक्विपमेंट का डाटा रखता है, क्यूसी अपने इक्विपमेंट का डाटा रखता है, जिससे कि काफी ज्यादा डिफिशियंसी क्रिएट होती है। और कई बार क्योंकि देखिए जब प्रोडक्शन वालों को पता ही नहीं है कि क्यूसी में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्यूसी वालों को पता नहीं है कि प्रोडक्शन के अंदर कितने इक्विपमेंट्स हैं, तो एक मिक्सअप क्रिएट होता है, जिससे कि काफी ज्यादा वर्क में प्रॉब्लम आती है और कई बार जीएमपी के अंदर डिफिशियंसीज जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर जो हम जीएमपी में डिफिशियंसीज देखते हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बिगड़ती है, तो उसमें एक जो डिफिशियंसी होती है वो ये होती है कि अगर आप जब प्रोडक्शन एरिया को देखेंगे या टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाएंगे तो वहां पर काफी ऐसे रिटर्न प्रोसीजर्स लिखे हुए होते हैं, और उन रिटर्न प्रोसीजर्स को आप, मतलब रिटर्न प्रोसीजर्स लिखे हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, एसओपीज होंगी, वो भी चिपकी हुई होंगी। बट अगर आप उनको फॉलो करने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि वो जो दीवार पे जो भी रिटर्न प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, जो भी एसओपी लिखे हुए हैं, उनके नीचे आप ये चेक करें कि क्या वो ऑथराइज है कि नहीं है, वो सील साइन है कि नहीं है, वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी ने भी अपने हिसाब से बना के चिपका दी है। और अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि ऑथराइज नहीं है या सील साइन नहीं है तो उसको आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इस टाइप से आप कभी भी डिसीजन ना ले। सबसे पहले जब भी कोई रिटर्न प्रोसीजर या कोई भी एसओपी आपके हाथ में लगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो ऑथराइज है कि नहीं है। अगर वो ऑथराइज नहीं होगी तो डिफिशियंसी होनी ही होनी है। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत ही
कह सकता हूं कि कॉमन डिफिशियंसीज जो है जो प्रोडक्शन एरिया के अंदर देखी जाती है वो होती है इक्विपमेंट की क्लीनिंग। देखिए आप जानते हैं कि प्रोडक्ट जो इक्विपमेंट की क्लीनिंग होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन का, और इसके लिए पूरा क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोसीजर भी होता है। उसका रीजन ये होता है कि हर प्रोडक्ट की क्लीनिंग जो होती है ना वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है कि कितनी आपको जो आप क्लीनिंग के लिए जो क्लीनिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी रखनी है, उसको कितनी देर तक क्लीन करना है, उसको वॉशिंग कैसे करनी है, उनका टेस्ट प्रोसीजर क्या होंगे, उनके जो सैंपल मतलब क्लीनिंग के बाद जो सैंपल विड्रॉ किए जाते हैं वो जो क्यूसी में पहुंचाए जाते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये एक पूरा एसओपी होती है, एक पूरी गाइडलाइन होती है। बट कई बार प्रोडक्शन एरिया के जो लोग होते हैं वो इन चीजों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वो सभी प्रोडक्ट की क्लीनिंग एक जैसी कर देते हैं और वो अपने हिसाब से ही चलते हैं और अपने हिसाब से ही क्लीनिंग करते रहते हैं, जिससे कि सीधी सी बात है कि जब आप एसओपी को फॉलो नहीं करोगे तो आप डेविएशन करोगे, और जब डेविएशन हो जाएगा तो सीधी सी बात है यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, एक ब्लंडर हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी इंटर हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि यहां पर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी भी टेबलेट का किसी भी डोजेस फॉर्म का जब प्रोडक्शन चलता है तो यहां पर ये जो कॉमन डिफिशियंसी जो आपने भी कई बार देखी होगी एज ए स्टूडेंट भी, अगर आपने कभी कोई इंडस्ट्री में विजिट किया होगा या ट्रेनिंग ली होगी तो आपने एक बहुत छोटी सी ये डिफिशियंसी है बट अपने आप में बहुत बड़ी है कि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जैसे मान लीजिए कोई कंप्रेशन मशीन है और वहां पर टेबलेट का कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पर किसी भी टाइप का लेबल वहां पर लगा हुआ नहीं होगा कि यहां पर अभी कौन सी टेबलेट का कंप्रेशन हो रहा है, उसका बेस नंबर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी टाइप का लेबल नहीं होगा, ना गेट पे होगा ना मशीन पे होगा, जिससे कि होता क्या है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस वजह से क्योंकि जो बाद में जो एम्प्लॉय आएंगे जो या तो फिर जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये एक ऐसी कॉमन डिफिशियंसी है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इंप्योरिटी आ सकती है या कुछ मिक्सअप हो सकता है, जिससे कि बहुत बड़ी डिफिशियंसी भी क्रिएट हो सकती है। तो ये एक ऐसी जीएमपी डिफिशियंसी थी जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंप्योरिटी इंटर हो जाती है और कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो में यही समझाने की कोशिश करी है कि आप इन डिफिशियंसीज के बारे में आपको नॉलेज हो, जिससे कि आप जब काम करने के लिए जाएं, जब आप वर्क प्लेस के अंदर जाएं तो आपको पहले से ये नॉलेज हो, जिससे कि आप ये गलतियां ना करें। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।